Good morning, everybody. So now let's start with, or rather let's continue with chapter number 2. क्योंकि चैप्टर नंबर 2 मैं मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड थोड़ा सा कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया था। बोर्ड रिपोर्ट के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, और हमने डिस्कशन किया था ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में, मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स की ऑडिट कैसे करता है ऑडिटर, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल एक लार्ज टॉपिक था जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जो टॉपिक शुरू करना है वो है ऑडिट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। कोशिश मेरी रहेगी कि इस लेक्चर में मैं बचा हुआ चैप्टर पूरा फिनिश करा दूं, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है। सो लेट्स बिगिन ऑडिट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। क्लास में डिटेल में पूरा करा चुकी हूँ, दिस इज जस्ट रिविजन लेक्चर। तो हमें क्या करना है, ऑडिट ऑफ बायबैक करते टाइम पहले लिखना है कि ऑडिटर शैल ऑडिट या शैल कंसिडर द बिलो मेंशन पॉइंट्स while auditing the buyback of the shares। क्योंकि बायबैक एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, तो ऑडिटर इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। ऑडिटर ध्यान रखेगा कि कैलकुलेशन सही तरीके से बायबैक की हुई है या नहीं, जो रिजर्व्स बाद में बचने चाहिए उतने प्रॉपर्ली बचे हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर कंसिडर करेगा। तो हम अपने आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे, ऑडिटर शैल नोटिस या शैल ऑडिट या शैल कंसिडर द बिलो मेंशन पॉइंट्स व्हाइल ऑडिटिंग द बायबैक ऑफ द शेयर्स। और उसके बाद हमें बायबैक के जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं जो हमने कंपनी लॉ में सीखे हैं, वो सारे प्रोविजंस हमें यहाँ पर ऑडिट करते हुए लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायबैक एक ऐसी चीज है जो किसका होता है, शेयर्स का। कौन से शेयर्स का, एग्जिस्टिंग शेयर्स का। कंपनी अपने ऑलरेडी बेचे हुए शेयर्स, मार्केट में फ्लोटेड शेयर्स वापस खरीद रही है, ठीक है, एट अ बायबैक प्राइस विच इज ऑब्वियसली मोर देन द मार्केट प्राइस। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स मार्केट से खरीद रही है, किससे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से। ऑब्वियसली कंपनी लिस्टेड है तो ओपन मार्केट से, जो भी स्टॉक एक्सचेंज का ओपन मार्केट है, या अगर स्टॉक एक्सचेंज में कोई ऑड लॉट्स बचे हैं, अगर कंपनी मल्टीपल्स में डील, डिनोमिनेशंस में डील कर रही है, और अगर कोई ऐसा शेयर हमारे पास है जो ऑड लॉट है, मतलब अगर कंपनी 10 के डिनोमिनेशन में डील कर रही है और मेरे पास कंपनी के 12 शेयर्स हैं, 10 का डिनोमिनेशन मतलब 10, 20, 30, 40, 50, अगर मेरे पास 12 शेयर है तो एक तो इवन लॉट बन गया 10 का, लेकिन 2 शेयर्स पेंडिंग रह गए, तो उनको कहते हैं ऑड लॉट्स। तो बायबैक करते टाइम कंपनी अपने ये ऑड लॉट्स भी मार्केट से परचेज कर लेती है। नहीं तो शेयर होल्डर को क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऐसा बंदा है क्या जिसके पास 8 शेयर्स हैं, तो उसके 8 और मेरे 2 शेयर्स क्लब करके 10 का डिनोमिनेशन बनाओ। नहीं तो फिर बायबैक स्कीम का वेट करो कि कंपनी जब बायबैक लेकर आएगी तब कंपनी के शेयर्स वापस कंपनी खुद ही खरीद लेगी एट अ बायबैक प्राइस। सो बायबैक एग्जिस्टिंग शेयर्स का होता है, सिर्फ तब होता है जब आर्टिकल्स में लिखा हो। ऑब्वियसली कहाँ से होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से, ओपन मार्केट से, ऑड लॉट से, या अगर कुछ शेयर्स हम अपने एम्प्लॉइज को दे चुके हैं, ईसॉप्स या स्वेट इक्विटी का भी बायबैक करा जा सकता है। ओके, बायबैक होगा कहाँ से, फ्रॉम वेयर, तो लिखा हुआ है। सबसे पहले बायबैक करते टाइम हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के लिमिटेड यूजेस है। 5 यूजेस में से एक यूज है बायबैक करना शेयर का। या अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम फ्री रिजर्व्स में से भी बायबैक करवा सकते हैं, और हम चाहे तो फ्रेश इशू भी कर सकते हैं बायबैक करने के लिए, बट ऑब्वियसली द फ्रेश इशू शैल नॉट बी ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। जिन शेयर्स को हम बायबैक कर रहे हैं उन्हीं का फ्रेश इशू निकाला, तो फिर बायबैक क्यों कर रहे हो, नॉट बी ऑफ द सेम काइंड ऑफ द शेयर्स। इनफैक्ट लॉ में तो लिखा है नेक्स्ट 6 months तक you cannot issue the same kind of securities in the market, same kind of share आप मार्केट में इशू नहीं कर सकते। तो इन चीज को ध्यान रखकर अपने को बायबैक का प्रोसीजर वी हैव टू प्रोसीड विद। सो नाउ अगर फ्री रिजर्व्स को यूज कर बायबैक किया है तो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, कंपनी को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, कंपनी शैल क्रिएट अ CRR account which is called Capital Reduction Reserve Account। ये कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट है
सॉरी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है जो कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। इनफैक्ट कंपनी लॉ में ये लिखा है कि फ्रेश इशू अगर आपने किया शेयर्स का तो इट शैल नॉट बी ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। इनफैक्ट ये जो लिमिटेशन है वो अगले 6 मंथ्स तक है कि टिल नेक्स्ट 6 मंथ्स आप कंपनी के सेम काइंड ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट में फ्लोट नहीं कर सकते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑब्वियसली जिन शेयर्स को हमने अगर बायबैक ही करना है तो वैसे के वैसे शेयर्स हम फिर मार्केट में क्यों फ्लोट कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से ये वाला पॉइंट आया है। ओके, एनीवेज अगर पैसा हमने सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्री रिजर्व्स में से यूज किया है तो कंपनी लॉ की और अकाउंट्स में हम ऑलरेडी पढ़ते रिक्वायरमेंट है कि एवरी कंपनी शैल क्रिएट, कंपनी हैज टू, अगर फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है तो इट शैल क्रिएट एन अकाउंट कॉल्ड एज CRR अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन नहीं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन एकदम अलग अकाउंट है, वो CR अकाउंट है। प्लीज, अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इसमें, बिल्कुल भी नॉट इक्वल टू CRR अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अलग चीज है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एकदम अलग चीज है। तो जब हम बायबैक को कर रहे हैं तब हमें CRR अकाउंट बनाना पड़ता है और CRR अकाउंट का एक ही यूज है, पता है आपको, टू इशू बोनस शेयर। सिर्फ एक ही यूज है CRR अकाउंट का, उसके अलावा कोई भी यूज नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किससे शेयर्स खरीद सकते हैं ये पढ़ लिया। कहाँ से क्या सोर्स यूज करेंगे। ओके, कितना हम बायबैक कर सकते हैं तो लिखा है एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना अमाउंट यूज किया जा सकता है बायबैक के लिए और इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करे जा सकते हैं, दोनों पर लिमिट है। लिखा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स तक का ही अमाउंट आप यूज कर सकते हो। और नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% ऑफ द इक्विटी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। आप उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स, अगर बैलेंस शीट से समझाने की कोशिश करूं तो अगर ये इक्विटी शेयर कैपिटल सपोज 10 लाख का और फ्री रिजर्व है सपोज 10 लाख के, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सपोज 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 1 लाख का 25% मतलब सिर्फ और सिर्फ 25,000 इक्विटी शेयर्स आप एक साल में बायबैक कर सकते हो। और कितना अमाउंट यूज कर सकते हो, 10 + 10 20 लाख और 20 लाख का 25%, यानी आप टोटल मिलाकर 25% ऑफ इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व विच इज योर 20 लाख। तो टोटल अमाउंट विच यू कैन यूज फॉर द बायबैक इज 5 लाख रुपीज। 25,000 शेयर्स आप बायबैक कर सकते हो और अमाउंट टू बी यूटिलाइज नॉट मोर देन ₹5 लाख। तो ये तो हो गया लिमिट। अच्छा, लॉ में कोई चीज रेजोल्यूशन के बिना नहीं होती है, तो बायबैक के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए। बायबैक के लिए रेजोल्यूशन चाहिए कि अगर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर में 10% तक बायबैक करा है, 10% ऑफ व्हाट मैम, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के अमाउंट को यूज करके बायबैक किया है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रिजॉल्व करके ये बायबैक को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट यूज करा है 10% से ज्यादा, लेकिन एक साल में हद से हद कितना कर सकते हैं, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो अगर 10% के अंदर है तब तो बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% से ज्यादा है तब कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन ऑब्वियसली कहाँ लिखा होना जरूरी है, आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर 10% तक करा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, अगर 10% से ज्यादा किया है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इतना मैक्सिमम अमाउंट है जो यूज करा जा सकता है फॉर द बायबैक। 6 मंथ्स तक सेम काइंड ऑफ शेयर्स आप नहीं इशू कर सकते। ओके, फिर और क्या चीजों का ध्यान रखना है, बायबैक करने के बाद पोस्ट
buyback. Debt equity ratio, debt upon equity should not be more than, can be equal to but shall not be more than 2:1. जितना इक्विटी है उसका मैक्सिमम ट्वाइस डेट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि बायबैक में हम क्या कर रहे हैं, सारे क्रेडिटर्स को साइड में रखकर पहले इक्विटी को पे कर रहे हैं. तो हमें क्रेडिटर्स को थोड़ा सिंपैथी थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि आपका पैसा सेफ है, हमारा इक्विटी अभी तक लगा हुआ है. ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी इक्विटी को शेयर होल्डर्स को फ्री करके कहीं चली जाएगी. हम अपने शेयर होल्डर्स अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं तो हम अपने जो डेट उधारी वाले हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको भी आश्वासन दिलाएंगे कि आपको रीपे करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट फंड्स पड़े हैं. इनफैक्ट लॉ में तो ये भी लिखा हुआ है कि ना सिर्फ आपको डेट इक्विटी रेशियो का ध्यान रखना है, बल्कि कंपनी के डायरेक्टर्स एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी साइन करेंगे कि कंपनी इनसॉल्वेंट घोषित नहीं होगी. अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट शैल बी साइंड by the board of directors of the company that अगले 1 साल के अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो ये डायरेक्टर्स की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपके डेट्स फ्री करेंगे. आफ्टर बायबैक कंपनी हैज टू फाइल अ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट. अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी फाइल करेंगे, वरना आरओसी को तो फाइल करेंगे ही करेंगे. और क्या चीजें हैं, बायबैक करने के लिए शेयर्स को क्या करवाना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप. सारे शेयर्स कैसे होने चाहिए, फुल्ली पेड. अगर फुल्ली पेड नहीं है तो पहले फुल्ली पेड कराओ, फिर ये आप बायबैक का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो. और बायबैक का प्रोसीजर 12 महीने तक चलेगा. 12 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए. जिस दिन बायबैक का प्रोसीजर 12 मंथ्स के अंदर खत्म हो गया, उसकी 7 डेज के अंदर बायबैक का प्रोसीजर 12 मंथ्स तक चलता है. और लिखा है कि जिस दिन बायबैक का प्रोसीजर खत्म हुआ है उसके 7 डेज के अंदर आपको बॉट बैक सिक्योरिटीज को डिस्ट्रॉय करना है. कैसे करोगे, फाड़ो, फेंको, जलाओ, वट एवर, बट दोज बॉट बैक सिक्योरिटीज कैन नॉट बी री इश्यूड. ये लिखा हुआ है. 12 मंथ्स के अंदर प्रोसीजर खत्म होना चाहिए, 7 डेज के अंदर सिक्योरिटीज को डिस्ट्रॉय करना है, और 2 बायबैक्स के बीच में मिनिमम 1 साल का गैप होना जरूरी है. 2 buybacks shall have a gap of, मतलब कंटिन्यूस बायबैक नहीं कर सकते. अगर 1 साल में 1 बायबैक कर लिया है तो अगले साल ही अब बायबैक होगा. आप अपनी सिक्योरिटीज को बार बार बायबैक नहीं कर सकते. तो ये कुछ बातें हैं बायबैक के ऊपर. बाकी हमने बुक से एडिक्वेटली रीड किया हुआ है पूरा बायबैक का प्रोसीजर. इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको. और भी चीज़ें लिखी है, जैसे बायबैक के लिए जब हम शेयर होल्डर्स को इनवाइट करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए, तो एक मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी. स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एक जनरल मीटिंग, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय द मेंबर्स इन जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग के नोटिस में, क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच होगा. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम सारी चीज़ें लिखेंगे कि हम बायबैक क्यों कर रहे हैं, हम कितने शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, बायबैक करने का पर्पस, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग. द कैलकुलेशन ऑफ द बायबैक इज फेयर, इट हैज बीन कंसिडर्ड, चेक्ड बाय द ऑडिटर. इनफैक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ये कैलकुलेशन हुई है, वो भी ऑडिटर ने चेक करा है. ये सब ऑडिटर लिखेगा कि मैंने जस्ट ऑडिट करी है या ऑडिट करे हुए 6 महीनों से ज्यादा नहीं हुए हैं. अगर ऑडिट करे हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो फिर से मैंने एक रिव्यू किया है, जिस बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ है उस बेसिस पे. तो ऑडिटर लिखता है और साइन करता है नोटिस में कि जितनी भी कैलकुलेशंस बायबैक के रिगार्डिंग हुई है वो सब प्रॉपर्ली ऑथराइज तरीके से चेक्ड है, कंसिडर्ड है. तो ये सारी चीज़ें आपको बायबैक में ध्यान रखनी है. बाकी कंपनी एडिक्वेटली रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन रखेगी. उसमें लिखेगी कि कंपनी ने कब किस किस से कितने शेयर्स बायबैक किए, किस तारीख को शेयर्स को डिस्ट्रॉय करा. ये सारी एंट्रीज उस बॉट बैक रजिस्टर में एंटर्ड होगी. अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ साथ आपको सेबी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है. तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है. ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करा चुकी हूँ. लेट्स हैव अ क्विक लुक इफ यू आर होल्डिंग योर बुक अलॉन्ग विथ यू. तो सोर्सेज ऑफ बायबैक दे आर फिनिश्ड.
पावर इन आर्टिकल्स, इसमें ये लिखा है कि आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, रेजोल्यूशन कवर करा चुकी हूँ कि अगर 25% से ज्यादा है, सॉरी इफ 10% से ज्यादा और 25% से कम है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड इफ इट्स विद इन 10% यू नीड अ बोर्ड रेजोल्यूशन, दैट इज सफिशिएंट। डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक ध्यान रखना है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2:1। टाइम पीरियड ऑफ द ऑफर, ओके, जब भी कंपनी बायबैक करती है सिक्योरिटीज का तो शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम बायबैक ला रहे हैं। तो लिखा है बायबैक का ऑफर मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन के लिए खुला रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कंपनी 2 घंटे के लिए बायबैक लेकर आए, किसी को पता ही नहीं चला, बाद में बैठकर पछतावा करे अरे पता ही नहीं चला। लॉ में लिखा है मिनिमम 15 डेज टू मैक्सिमम 30 डेज। हाउएवर सर्वसहमति ऑफ द शेयर होल्डर्स अगर हो, यूनानिमस कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, वी कैन रिड्यूस द टाइम लिमिट लेस देन द 15 डेज टाइम। लेकिन नहीं तो फिर मिनिमम ये ऑफर रहेगा वो 15 दिन के लिए खुला रहेगा कि इन 15 दिनों में 15 से ज़्यादा दिन, इनफैक्ट टू 30 डेज आप अपने शेयर्स को बायबैक करा सकते हो। नेक्स्ट, फुली पेड शेयर्स होना ज़रूरी है। 1 ईयर के अंदर बायबैक खत्म हो जाएगा। बायबैक किससे होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिक्लेयर करेंगे कि कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी। शेयर्स खरीदे हुए बायबैक जो करते हैं हम, उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, फेंकना, फाड़ना, जलाना कैन नॉट बी रीइश्यू। 10th पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑन फर्दर बायबैक, अगले 1 साल तक आप बायबैक नहीं करोगे और सेम काइंड ऑफ शेयर्स कितने साल तक, कितने टाइम तक इशू नहीं करोगे, 6 मंथ्स तक। फिर रजिस्टर ऑफ बायबैक यू हैव टू मेंटेन, आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग, दिस इज ऑल अबाउट द बायबैक लेक्चर। नाउ वी विल प्रोसीड विथ द नेक्स्ट थिंग, and next thing is redeemable preference shares. So what do you mean by preference shares? Preference shares वो शेयर होते हैं, ऐसा नहीं है जो इक्विटी में होते हैं। इक्विटी वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते। प्रेफरेंस वो होते हैं which have preferential right. Preference shares are the shares which have preferential right with respect to dividend and with respect to repayment of capital. और कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल होते हैं क्या? नहीं, इररिडीमेबल अबॉलिश हो चुका है, लिखा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 years इज द रिडेम्पशन पीरियड। 20 साल के अंदर अंदर आपको अपने इश्यूड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। हालांकि इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 30 years। सिर्फ एक ही एग्जाम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 years तक है। बाकी ऐसा नहीं है कि कंपनी वाइंड अप होगी तब रिडीम करेंगे, ऐसा ऑप्शन हटा दिया गया है। इसके अलावा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है जब भी रीपेमेंट होगा कैश में होगा। कन्वर्टेबल का मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। उसके अलावा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पास राइट है बचे हुए प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कि प्रॉफिट था उसमें से प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया तो फिर से हिस्सा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को। दीज आर पार्टिसिपेटिंग। दिस इज नथिंग टू डू विद कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है या वोट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट पार्टिसिपेशन इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। सो दीज आर द kinds of redeemable, irredeemable, convertible, non-convertible, participating, non-participating kind of preference shares which we have to learn. Okay, ये तो हो गया preference shares की कैटेगरी। अब preference shares के अगर मैं इशू की बात करूं और रिडेम्पशन की बात करूं तो देखो preference shares को इशू करना है तो आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। रिडेम्पशन के बारे में इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एक बार इश्यू कर दिया तब तो रिडीम करना ही पड़ेगा। लॉ में भी लिखा है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है, तो इश्यू करने के लिए आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। बाकी रिडेम्पशन के लिए इतना कुछ खास जरूरी नहीं है। आप इश्यू प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, डिस्काउंट ऑन इक्विटी, डिस्काउंट ऑन इश्यू हैज बीन प्रोहिबिटेड, लेकिन आप प्रीमियम पर आराम से क्या कर सकते हो? इश्यू कर सकते हो। और अगर जो भी आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है
it will be transferred to a separate account called as securities premium account. ऑलरेडी अगर किसी प्रेफरेंस शेयर में डिफॉल्ट चल रहा है तो आप नए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, ऑडिटर इन सब चीजों का ध्यान रखेगा. ओके, अगर मैं रिडेम्पशन की बात करूं तो अगर कंपनी ने रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये पैसा आप कहाँ से लाओगे? तो लिखा है ये पैसा हम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से यूटिलाइज करेंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खत्म हो गया या नहीं है तो हम कंपनी के प्रॉफिट्स में से रिडेम्पशन, मतलब ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं. ऐसा लिखा है. ओके, जो कैपिटल का रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, कैन बी आउट ऑफ फ्रेश इशू. लेकिन अगर फ्री रिजर्व्स में से हुआ है तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक CRR अकाउंट विच इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, अगेन विच कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ बोनस शेयर्स. तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ऑडिट करनी है. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की इशू के टाइम क्या क्या ध्यान रखना है? इशू के टाइम ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स में लिखा तो है हम इशू कर सकते हैं, इंटरेस्ट तो होता नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स पे, डिविडेंड टाइम की दे रहे हो या नहीं दे रहे हो ऑडिटर चेक करेगा, क्योंकि प्रेफरेंस पर डिविडेंड देना पहले कंपनी की ड्यूटी है, फिर इक्विटी का नंबर आता है बचे हुए प्रॉफिट में से. अगर इशू हमने प्रीमियम पे किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करा है या नहीं करा है. रिडेम्पशन के टाइम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर रिडेम्पशन हमने प्रीमियम पे किया है तो ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो प्रॉफिट्स एडिक्वेटली यूज कर रहे हैं या नहीं. उसके अलावा रिडेम्पशन फ्री रिजर्व्स में से भी कर सकते हैं कैपिटल का. ओके, दिस इज प्रीमियम पे करने का, दिस इज कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल. फ्री रिजर्व्स भी यूज कर सकते हैं और फ्रेश इशू में. अगर फ्री रिजर्व्स यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू क्रिएट अ CRR अकाउंट. There should be no default, no subsisting default on the payment or repayment of dividend or preference share capital respectively. You will have to check that. अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, और अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस है वो फॉलो करनी है. So this is all with preference shares. Let's have a look on the book, page number 58, redeemable preference shares. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने बोर्ड पे बोली है सब चीज़ें प्रॉपरली लिखी हुई है. जैसे टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बता चुकी हूँ, मैक्सिमम 20 साल, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 ईयर्स इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेबी की गाइडलाइंस पूरा करना जरूरी है. फिर बात आ जाती है रिडेम्पशन पे, तो आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है. रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी नहीं है. रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ कैसे होना जरूरी है? फुल्ली पेड होना जरूरी है, तभी आप रिडीम कर सकोगे. सोर्सेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स. इफ यू आर रिडेम्पटिंग आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स यू हैव टू क्रिएट अ CRR अकाउंट. प्रीमियम बता चुकी हूँ, अगर रिडेम्पशन ऑन हमने रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया है तो हमें ये पैसा कहाँ से रिकवर करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं तो फिर कंपनी के जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व्स में वी हैव टू क्रिएट CRR. दैट्स इट विथ योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर बुक से साथ साथ में रीड करते रहोगी, जितना मैंने जैसे पढ़ाया है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इट विल बी लाइन बाय लाइन कवर. यहाँ तक तो मैं तुम्हें ऑलमोस्ट बोर्ड पे करा चुकी थी क्लास में. अब एक टॉपिक जो हमने शायद क्लास में डिस्कस ना किया हो वो टॉपिक मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा, फिर हम बुक से रेफर करेंगे. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब होता है चेंज. चेंज कैसे भी हो सकता है? इंक्रीज, बराबर है फिर भी चेंज हो गया, या डिक्रीज. ऑल्टरेशन मीन्स चेंज. इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज, और समथिंग इज चेंजिंग. इफ नॉट द अमाउंट देन डिनोमिनेशन इज चेंजिंग. इंक्रीज, अगर हमें ऑथराइज्ड
शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है तो हम कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस, आर्टिकल्स में लिखा सकते हैं हम कि हम कभी भी अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज को अगर ऑल्टर करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। दिस इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ओके, इशूड को इंक्रीज करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप मार्केट में और शेयर इशू कर दो, बाकी फिर सब्सक्राइब तो अपने आप इशू हो जाएगा। मेन लोचा है ऑथराइज शेयर कैपिटल को इशू करना। तो अगर कंपनी अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो कंपनी कौन सा रेजोल्यूशन पास करेगी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी। ओके, कैपिटल के टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं है बट कोई डिनोमिनेशन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है या ऑथराइज नहीं, इशूड शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, मतलब टोटल 10 लाख। हमने इधर तो अमाउंट को बढ़ाया है, हम इधर इस अमाउंट को नहीं छेड़ेंगे, हम इनमें ऑल्टरेशन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन एज द नेम सजेस्ट इकट्ठे करना। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स तो हो जाते हैं कम और शेयर्स की फेस वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। मैं चाहती हूँ जिन जिन लोगों के पास 10 शेयर्स है उनके पास 1 शेयर हो जाए। दिस इज कंसोलिडेशन, तो टोटल अमाउंट रिमेन सेम, लेकिन वी आर जस्ट चेंजिंग द डिनोमिनेशन ऑफ द कैपिटल, राइट। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन के बाद सब डिविजन ऑफ शेयर्स एज द नेम सजेस्ट। जिसके पास 1 शेयर है उनको 10 शेयर्स मिल जाए, मतलब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ा देते हैं और फेस वैल्यू कर देते हैं कम। इधर हमें क्या करना है? इधर हमें कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स को कम करना है, लोगों में कम होल्डिंग करनी है। और इधर हम चाहते हैं लोगों के पास ज्यादा होल्डिंग हो, हमने सप्लाई बढ़ा दी है शेयर्स की, जस्ट टू प्ले विद द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जिसके पास 1 शेयर है उसको 10 शेयर मिल जाए, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। अब कंपनी के पास हो गए 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1, 1 रुपया फेस वैल्यू कर दी हमने, बट देखो टोटल अमाउंट रिमेन सेम। ऐसा कंपनी करती है। और भी तरीके हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। शेयर्स होते हैं नंबर में, स्टॉक होता है अमाउंट में। कंपनी के पास 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 10, which can be dealed, which can be purchased, which can be sold in numbers, लेकिन हम इसको लॉक कर रहे हैं 10 लाख रुपीज में। अब नंबर का कोई डिनोमिनेशन नहीं है, अब हम सिर्फ रुपीज में डील कर रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक भी एक तरीका है। तो इन सब में हमारा मोटिव है कि जितना कैपिटल इशूड है उतना ही रहे, लेकिन अंदर के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो हमें करना है। ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हो तो अगेन सेम you require a ordinary resolution, right? This is increase and this is बराबर। ओके, एक और तरीका होता है वो हम डिडक्शन में अभी पढ़ेंगे। इंक्रीज डिक्रीज है, सॉरी इंक्रीज डिक्रीज में अब हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे तरीके, आई होप आपको इंक्रीज और बराबर वाला समझ आया हो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप किसको इन्फॉर्म करोगे? आरओसी को। इन सब केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूं डिक्रीज की, तो मैं इन सबको एक बार इरेज कर देती हूँ। अगर हम अपनी कैपिटल को डिक्रीज करना चाहते हैं तो क्या होगा? क्या क्या मोड्स है डिक्रीज करने के? सबसे पहले आप रीपेमेंट कर दो, रिडेम्पशन कर दो, सिंपल तरीके से रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। और क्या तरीके हैं? वी कैन रिडक्शन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं।
कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस भी कर सकती है। कैसे पढ़ेंगे? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एक तो रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का सिंपली मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। एक और तरीके से भी हम रीपेमेंट कर सकते हैं जिससे अपन बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। इट्स अ मोड ऑफ रीपेमेंट ओनली। आप अपने आप अपने सिक्योरिटीज को बाय बैक करके उनके बदले में फंड्स इशू कर सकते हो। यहाँ हम इशू कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो या तो रीपे कर दो या बाय बैक करके पैसा दे दो। और जैसे ही आप बाय बैक करोगे आपको सिक्योरिटीज को जलाना, फाड़ना, फेंकना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का कैपिटल क्या हो जाएगा? रिड्यूस। वी कैन अडॉप्ट रिडक्शन मेथड ऑल्सो विच यू कीप ऑन होल्ड, अभी डिटेल में समझाऊंगी। और क्या तरीके हैं? इशूड, सब्सक्राइब, सब कुछ हम कम करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूं, मेरा कुछ कॉल का पैसा बाकी है, अगर मैं नहीं देती हूँ तो कंपनी मुझे नोटिस देगी, फिर भी मैंने पे नहीं किया, तो कंपनी अपने खुद के शेयर्स क्या कर सकती है? फोरफीचर। Forfeiture of share is again an important topic. And what do you mean by forfeiture? In spite of several calls, कंपनी हमको 3 बार नोटिस देगी 14 दिन के गैप से, 14 डेज के इंटरवल से हमको कंपनी इन्फॉर्म करेगी, देखो आपने पैसा पे नहीं किया है, अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो हम आपके शेयर्स फोरफीट कर देंगे। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, कंपनी हैज राइट टू स्नैच बैक। कंपनी अपने अलॉट किए हुए शेयर्स हमसे वापस ले सकती है। बट ये सिर्फ कब कर सकते हैं? जब आर्टिकल्स में लिखा हो, जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया हो, एंड इट शुड बी इन अ बोनाफाइड इंटेंशन। आप जबरदस्ती ऐसे ही किसी से शेयर नहीं वापस ले सकते। समझ रहे हो? मतलब कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो कॉल कम्युनिकेट हुई है, मुझे पता है कि शेयर्स पर पैसे कंपनी मांग रही है, मुझे कंपनी ने वार्न भी करा है कि अगर आपने नहीं पे करा तो हम बाय बैक करेंगे। अगर कंपनी ये सब चीजें प्रूव कर दे तो ही कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है, एंड यस फोरफीट कर सकती है। एंड यस, द फोरफीटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। कंपनी अपने फोरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है, प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। So this is all with your forfeiture of shares. Repeat करिए, forfeiture कैसे होता है? forfeiture के लिए क्लॉज होना जरूरी है आर्टिकल्स में कि अगर कंपनी ने देखा कि शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है कॉल्स का पैसा, या कंपनी और भी क्लॉजेस डाल सकती है, और भी रीजंस डाल सकती है कि कंपनी का शेयर होल्डर वो पर्सन है जो किसी एनिमी कंट्री से बिलोंग करेगा, तो हम उनके शेयर्स वापस ले लेंगे, या कोई क्रिमिनल हुआ तो शेयर्स वापस ले लेंगे। तो क्लॉज लिखे हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फोरफीट कर सकते हो। लेकिन फोरफीचर करने से पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो कंपनी मस्ट हैव सेंड नोटिस टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन दैट इफ यू विल नॉट पे द बैलेंस अमाउंट वी विल फोरफीट योर शेयर्स। तो नोटिस सेवरल 3 टाइम्स आना जरूरी है बोनाफाइड इंटेंशन से। लास्ट नोटिस तक भी अगर पैसा नहीं आया तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साथ में बैठकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर क्या करेंगे? शेयर्स को फोरफीट कर देंगे, और फोरफीट करने के बाद ये शेयर्स को वापस री इशू करा जा सकता है। ये आप सबने 11th-12th में अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी है। अच्छा, कंपनी मुझसे शेयर्स वापस ले रही है क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया। एक ऐसा भी केस होता है कि मुझे कंपनी के शेयर्स चाहिए ही नहीं, मैंने जितना पैसा दिया वो भी आप रखो, कंपनी के शेयर्स भी आप ही रखो, उससे बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। ये तो कंपनी स्नैच कर रही है, सरेंडर में शेयर होल्डर वॉलंटरली अपनी इच्छा से कंपनी को शेयर्स वापस दे रहे हैं कि 10 में से 2 रुपया दिया है अभी तक, लेकिन मैं और नहीं पे करना चाहता, जितना दिया उतना ही मुझे डूबा हुआ लग रहा है, तो आप ये अमाउंट भी पकड़ो, शेयर भी पकड़ो। इससे भी हमारा कैपिटल इशूड वाला रिड्यूस हो जाता है। सो दीज आर सेवरल मोड्स जिसमें हम अपने कैपिटल को एक और वर्ड है डिम्यूनिशन, अ न्यू वर्ड, डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छे से सुनना,
डिम्यूनिशन का मतलब क्या होता है? देखो, कंपनी में दो तरह के शेयर टाइप्स कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, सपोज मैंने कंपनी को ऑथराइज शेयर कैपिटल रख रखा है 1 करोड़। आज तक कंपनी ने 70 लाख शेयर कैपिटल को इशू किया हुआ है, बचा अनइशूड कैपिटल 30 लाख। मुझे लग रहा है कि अब मैं ये 30 लाख रुपए कभी कॉल नहीं करूंगी, मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं अपने अनइशूड पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल को भी रिड्यूस कर सकती हूँ। जैसे मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती हूँ, वैसे मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को घटा भी सकती हूँ। ऑथराइज शेयर कैपिटल में इशूड शेयर कैपिटल को घटाने के ये तरीके हैं, लेकिन अनइशूड शेयर कैपिटल को घटाने का क्या तरीका है? डिम्यूनिशन ऑफ द कैपिटल। मैं रिपीट कर रही हूँ वापस। व्हेन कंपनी डिक्रीजेस the unissued part of the share capital. What is unissued part? Authorized share capital का वो हिस्सा जो अभी तक कंपनी ने नहीं मंगवाया और कंपनी कभी मंगवाएगी भी नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि यार ऐसे ही पड़ा है, ये अनइशूड पार्ट को कम कर देते हैं क्योंकि हम कभी नहीं मंगवाएंगे। Reducing the unissued part of the share capital is diminution of the capital. Reducing the issued part of the capital has several modes, जैसे surrender, forfeiture, buyback, redemption, repayment, reduction of the share capital। ठीक है, this is the diminution of the share capital। Diminution of the share capital हम करवा सकते हैं again by passing ordinary resolution। surrender voluntarily होता है, forfeiture में board resolution चाहिए, buyback में कब board resolution चाहिए, कब special समझा चुकी हूँ, up to 10% board resolution, आफ्टर 10 अप टू 25% स्पेशल रेजोल्यूशन। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पूरा टॉपिक बचा है जो अभी ले रही हूँ, और रिडेम्पशन कंपनी अपनी इच्छा से बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर अपने शेयर्स को रीपे कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिम्यूनिशन का मतलब समझ आया? डिम्यूनिशन का मतलब है कंपनी अपने अनइशूड पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल को भी घटा सकती है। अनइशूड पार्ट को घटाना इज डिम्यूनिशन ऑफ द शेयर कैपिटल। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक विच इज लेफ्ट इज reduction of share capital. Let's start with reduction. What do you mean by reduction? कंपनी अपने शेयर्स को रिड्यूस कर सकती है। So what do you mean by reduction of share capital? Reduction of share capital का एक और नाम है जिसे बोलते हैं internal reconstruction। जैसा कि आई थिंक आप सब अकाउंट्स में पढ़ ही चुके होंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी के पास बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं, अब कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, तो या तो आप कंपनी को बंद कर दो या कंपनी में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स पास करो, लॉसेस को राइट ऑफ करो और कंपनी को नए सिरे से शुरू करो। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपनी चला रही हूँ एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की है कि कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए का, कंपनी के पास लाइबिलिटीज है सपोज 5 लाख रुपए की, कंपनी के फिक्स एसेट्स है सपोज 6 लाख रुपए के, कंपनी के कुछ करंट एसेट्स है सपोज 3 लाख रुपए के, और बचे हुए सारे लॉसेज हैं 6 लाख रुपए के। मैच हो गई बैलेंस शीट 15-15 लाख। तो देखो, इस बैलेंस शीट को लेकर अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगी, बैंक पे जाऊंगी, तुम्हारे पास भी आऊंगी कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए इसको सही करने के लिए, तो कोई भी अपना पैसा डूबने के लिए मुझे नहीं देगा, क्योंकि पता है जिस कंपनी में इतने लॉसेस हैं रिकवरी करना नामुमकिन है। तो कंपनी लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप को रिड्यूस कर दो। मतलब ये लॉसेस अगर लॉस ना होकर प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट किसको जाता? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्यों ना लॉसेस भी उनको दिए जाए। तो हम क्या करते हैं, एक एंट्री पास करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, और ये कैपिटल रिडक्शन हमने जो अकाउंट बनाया है हम किसमें से डेबिट कर देते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
और ये दोनों एंट्रीज हमने 6-6 लाख रुपए से कम कर दी और अब हमारा शेयर कैपिटल कितना हो गया 4 लाख और लॉसेस हट गए। मतलब अगर मैं मेरे कंपनी की रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 4 लाख, लाइबिलिटीज 5 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख एंड करंट एसेट्स 3 लाख। ये बैलेंस शीट फिर भी थोड़ी सही लग रही है, अगर मैं कहीं लेकर जाऊं तो शायद इस बेसिस पे पैसा मिल जाए, लेकिन इस बेसिस को हम गलत तरीके से यूज ना कर दे, इसलिए लॉ कहता है अगर आपने कभी भी रिडक्शन मेथड अडॉप्ट करा है तो अगले 5 साल तक आपको अपने नाम के आगे लिखना पड़ेगा एंड रिड्यूस्ड। तो जैसे ही हम अपनी बैलेंस शीट अपने नाम के आगे एंड रिड्यूस लिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कंपनी को लॉसेस हुए थे और कंपनी ने अपने आप को रिड्यूस किया है। लेकिन ऐसे लॉसेस शेयर होल्डर्स को दे देना और ऐसे नई बैलेंस शीट बनाना इतना आसान नहीं है। यू विल हैव टू टेक सम सर्टेन रेजोल्यूशंस एंड परमिशंस, तो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। अगर आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है तो सबसे पहले कहाँ लिखा होना जरूरी है, आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। फिर आप एक्चुअली लॉसेस किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर्स को, तो उनसे परमिशन लेना जरूरी है। शेयर होल्डर्स से पूछेंगे मीटिंग में बैठाकर कि देखो कंपनी लॉसेस में जा रही है, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द लॉसेस, बाद में भी आपका ही होना है लेकिन हमारी ये टेक्निक है कि वी आर डूइंग दिस। तो अगर आप कम करना चाहते हो, नेचुरल कंपनी को एक लेवल पर लाना चाहते हो, तो आप उनको बता दो वी नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मेंबर्स ने हाँ करा है तो ही रिडक्शन का काम शुरू होगा, वरना नहीं होगा। अगर मेंबर्स मना कर देते हैं तब तो हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मेंबर्स ने हाँ कर दिया, हमें क्रेडिटर्स से भी पूछना पड़ेगा कि देखो वी आर डूइंग इन गुड इंटेंशन, आप भी थोड़ी मदद कर दो, थोड़ा पैसा वेव ऑफ कर दो, तो हम लोग आराम से रिड्यूस हो पाएंगे। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद रिडक्शन खत्म नहीं हो जाता, शुरू होता है। अब हमें किसके पास जाना है, कोर्ट के पास, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। देखो किसी को प्रॉफिट देना हो ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती कि मेरा कोई रेंट आने वाला है तुम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मैम रख लेंगे। लेकिन अगर किसी को लॉस देना है ना कि यार वो मेरे बिहाफ पे आएगा रेंट देने के लिए, तुम दे देना बाद में देख लेंगे, अब नहीं दूंगी मैं बाद में, ऐसा कोई नहीं करता। अगर आप किसी को लॉस देना चाहते हो तो प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए। तो लिखा है अ प्रायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सबसे पहले आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है, मेंबर्स से परमिशन ले ली, क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई कर दिया, अब कोर्ट से अप्रूवल लेंगे। अगर कोर्ट हाँ करती है तो ही आगे बढ़ेंगे। तो कोर्ट देखेगी रिडक्शन का जो प्रोसीजर है वो चेक करेगी, क्या रिडक्शन की क्या टेक्निक अप्लाई करी है, व्हाट इज द प्रोसीजर, कितना रिड्यूस करे हो, कंपनी के इंटरेस्ट में है या नहीं, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं, मेंबर्स के इंटरेस्ट है या नहीं। अगर कोर्ट को सब सही लगता है तो कोर्ट क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी। अब मेंबर्स ने भी हाँ कर दिया, कोर्ट ने भी हाँ कर दिया, तो रिडक्शन का काम हो जाएगा। लेकिन कब, ये सारी बातें हम किसको फाइल करेंगे, आरओसी को। फिर आरओसी को हम क्या क्या देंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी एंड कोर्ट अप्रूवल की कॉपी, कि देखो मेंबर्स ने भी हाँ कर दिया है, कोर्ट ने भी हाँ कर दिया है, आरओसी से परमिशन नहीं लेनी है। ये सब रिसीव करके आरओसी क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन, और हमको क्या फाइल करेगा, एक रिडक्शन सर्टिफिकेट फाइल करेगा कि यस नाउ द कंपनी कैन स्टार्ट द रिडक्शन प्रोसीजर। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रिडक्शन प्रोसीजर, इट्स रजिस्ट्रेशन बाय आरओसी। देखो एसआर पास करने से कुछ नहीं होता, इट्स अ इम्पॉर्टेंट स्टेप, लेकिन दिस इज नॉट दी कंप्लीशन। कोर्ट का अप्रूवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, उसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रिडक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट कब होगा, इफेक्टिव डेट कब है, आरओसी के परमिशन। एसआर पास कर लिया, कोर्ट का अप्रूवल ले लिया, अब आरओसी को अप्लाई कर दिया। जिस दिन आरओसी ने एक कंक्लूसिव एविडेंस दे दिया कि हाँ रिडक्शन करने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी गई है, एक प्रॉपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, प्रॉपरली सही तरीके से कोर्ट की अप्रूवल ली है, फिर आरओसी रजिस्टर करेगी। पर एक बार रजिस्टर करने के बाद कंपनी को अब रिडक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, और रिडक्शन करने के बाद कंपनी को अपने नाम के आगे क्या लगाना है, एंड रिड्यूस्ड। So this is alteration and reduction of share capital. It was a long topic.
We had covered many aspects, many new words in it like diminution, reduction, buyback, surrender, forfeiture, consolidation, subdivision. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. Now, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू ऑडिट द बोनस शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो कैसे लिखोगे? बोनस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जो फ्री में कंपनी देती है, पर किसको? कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. पर क्यों? कंपनी अपनी हो सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू, फेयर मार्केट प्राइस बढ़ाना चाहती हूँ. ऑब्वियसली बोनस शेयर सिर्फ कब इश्यू कर सकते हैं? जब आर्टिकल्स में लिखा हो. सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स किसको इश्यू होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. एक रेशियो निकाल देती है कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1:1. जिसके पास एक शेयर है उसको एक और शेयर मुफ्त, फ्री, राइट. और बोनस शेयर्स भी फुल्ली पेड होंगे, और जिसके ऊपर बोनस शेयर्स इशू किए, फॉर एग्जाम्पल 1:1, मतलब 1 एग्जिस्टिंग शेयर पर एक बोनस शेयर मुफ्त. यही होती है स्कीम. एग्जिस्टिंग शेयर भी फुल्ली पेड होना जरूरी है. ये जो बोनस शेयर मिलेगा वो भी फुल्ली पेड होगा. आधा अधूरा गिफ्ट नहीं देते हम. मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं और बोलूं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी, मैं 100 रुपये का गिफ्ट लेकर आई, मैंने कहा 50 रुपये मेरी तरफ से, 50 रुपये तुम दो. हम क्यों दें? हमने थोड़ी मंगवाया था, आपने अपनी इच्छा से दिया है. तो हमेशा जो गिफ्ट देंगे वो भी कैसा होगा? फुल्ली पेड, राइट. वैसे तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है मैं गिफ्ट लेकर आऊँ या नहीं लेकर आऊँ, लेकिन कंपनी लॉ फिर भी कहता है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देना चाहते हो तो उनसे एक रेजोल्यूशन ले लो. उस रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. एक मीटिंग बुलवाओ, उसमें पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम इस बार कंपनी को बोनस शेयर्स देंगे. फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, और अगर बोर्ड और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों पास हो गए तो अब चाहे कुछ भी हो कंपनी को बोनस देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि कंपनी बाद में कह दे कि अरे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया था, अब पता चल रहा है कंपनी लॉसेस में है, हम नहीं देंगे. ये गलत बात हो जाएगी. यू विल हैव टू, आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कंपनी कैन नॉट डिनाई, मना ही नहीं कर सकती टू इशू द बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स को इशू करने से पहले ये ध्यान रखना है कि बाहर कोई डिफॉल्ट तो नहीं है. देयर शुड बी नो डिफॉल्ट. ना किसी को रीपे करने में, ना किसी को पे करने में. स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने में, गवर्नमेंट ड्यूज को पे करने में, डिविडेंड को पे करने में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल देने में, इन सब में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. कि बाहर तो लोग रो रहे हैं पैसे कब मिलेंगे कंपनी से, और आप अंदर कंपनी के मेंबर्स को गिफ्ट बांट रहे हो, ऐसा गलत है. यू विल हैव टू चेक दैट देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट. Listed company has to follow SEBI guidelines and unlisted company has to follow central government की prescribed guidelines to issue bonus shares. And yes, there is a difference between bonus shares and bonus call. bonus shares के लिए चाहिए ordinary resolution, bonus call के लिए चाहिए board resolution. bonus share में फुल्ली पेड शेयर पर फुल्ली पेड शेयर्स मिलते हैं. फुल्ली पेड शेयर पे फुल्ली पेड शेयर मिलेगा. लेकिन बोनस कॉल क्या होती है? किसी पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड कन्वर्ट करना. कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इशू किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर टोटल 7 रुपीज मंगवा दिए थे, 3 रुपए बाकी थे. वैसे तो कंपनी मंगवाती, पर कंपनी ने सोचा कि शेयर होल्डर्स को गिफ्ट दे देते हैं, तो कंपनी ने अपने फंड में से 3 रुपए डाल दिए और कंपनी के शेयर को फुल्ली पेड बना दिया. ये शेयर इशू नहीं किया है, ये अपनी तरफ से कॉल स्पॉन्सर करी है. बोनस शेयर्स में सेपरेट शेयर इज इशूड, बोनस कॉल में we are just converting partly paid share into fully paid share of the company. This requires merely a board resolution. This requires an ordinary resolution. This increases the authorized share capital of the company, issued share capital of the company. इससे कंपनी का issued share capital increase हो जाता है.
बट इससे ऐसा कुछ नहीं है। इशूड शेयर कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल इंक्रीज होता है। इट इंक्रीजेस द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। That's all with the bonus shares. Now we are left with 2 more topics in this chapter. Next topic is transfer and transmission of shares. जो लॉ में तुम्हारा पूरा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको बहुत लाइटली डिस्कस कर रही हूँ। बाकी पूरा A to Z चैप्टर आप लॉ में पढ़ोगे। वैसे भी ये चैप्टर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के प्रोसीडिंग्स होते हैं उसको ऑडिटर चेक करेगा कि प्रॉपर्ली फॉलो हुई है या नहीं, सही टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट अलॉट हुआ है या नहीं, या ट्रांसफर डीड जो मिली है वो सही है या नहीं। तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर? सपोज मैं कंपनी की एक शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास कंपनी के 10 शेयर्स हैं, और सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास अंजलि का फोन आया कि मैम आप कंपनी के शेयर्स मुझे दे सकते हो, आई पे यू इन रिटर्न। मैंने अंजलि को कहा कि वैसे भी आया वो सर्चिंग फॉर समवन जो मेरे शेयर्स खरीद ले, तो यस एक काम करो, ये लो तुम शेयर्स, उसने बदले में मुझे क्या दे दिया, कंसिडरेशन। तो शेयर्स किसके हो गए, अंजलि के हो गए। पहले मैं शेयर होल्डर थी, अब अंजलि शेयर होल्डर है, लेकिन कंपनी, सपोज ये हम एक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं, उसके पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन्ड है, उसमें तो अभी तक मेरा ही नाम लिखा है। ये पूजा नाम की एक शेयर होल्डर है जो 10 शेयर्स होल्ड कर रही है। कंपनी को थोड़ी पता है कि पूजा अपने शेयर अंजलि को सेल कर चुकी है। तो कंपनी जब भी कोई डिविडेंड देगी, कोई वोटिंग राइट एक्सरसाइज करवाएगी, कोई राइट शेयर इशू करेगी, कोई बोनस शेयर इशू करेगी, तो कंपनी तो उस बंदे को करेगी जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। और अभी रजिस्टर में किसका नाम लिखा है, मेरा, राइट। जब तक हम खुद कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते थे तब तक कंपनी को कोई सपना तो नहीं आएगा कि शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं। तो या तो मैं या अंजलि, कोई भी, एनीवन, मुझे बोलेंगे ट्रांसफरर और अंजलि को बोलेंगे ट्रांसफर, ठीक है। आई एम द ट्रांसफरर ऑफ द कंपनी एंड शी इज द ट्रांसफरी। ईदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, anyone can file a document to the company. अंजलि क्या फाइल करेगी, एक ट्रांसफर डीड, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। इट शुड बी प्रॉपरली डेटेड, साइंड होगा दोनों पार्टीज का, और इनफैक्ट विटनेस्ड भी होगा, और इसकी स्टैंपिंग भी करवानी है कि होशो आवाज में पूजा ने अपने शेयर अंजलि को दे दिए। ये ट्रांसफर डीड हम कंपनी को फाइल करेंगे। कंपनी क्या करेगी, पूजा की कंसेंट लेगी कि सच्ची में आपने अपने शेयर्स अंजलि को दे दिए क्या। कंपनी हमको 14 डेज का टाइम देगी रिप्लाई करने के लिए। अगर मैंने रिप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है, अगर मैंने रिप्लाई नहीं करा तो 14 डेज के बाद कंपनी मान लेगी कि हाँ मैंने अपने शेयर्स अंजलि को दे दिए। ठीक है, कंपनी क्यों कंसेंट ले रही है, ऐसा तो नहीं है अंजलि ने फॉर्ज सिग्नेचर करके मुझसे मेरे शेयर्स ले लिए, सब राइट है या नहीं। तो मैं कंपनी को बोलूंगी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने होशो आवाज में अपने शेयर्स अंजलि को दिए हैं, तो आई विल गिव माई कंसेंट एंड इन फैक्ट आई विल ऑल्सो गिव ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी कि ये लो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, इसमें मेरा नाम है, मेरा नाम कट कर आप अंजलि का नाम लिखो। कंपनी ऐसा ही करेगी और कंपनी एक न्यू शेयर सर्टिफिकेट अंजलि को देगी। ये ट्रांसफर डीड 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी के पास पहुंच जानी चाहिए, और ये नया शेयर सर्टिफिकेट 1 मंथ के अंदर अंदर अंजलि के पास पहुंच जाना चाहिए। ऑडिटर ये सारी चीजें ध्यान रखेगा। Transfer deed is properly signed, stamped, witnessed, documented properly, written properly, completed or not.
कंपनी हैज टेकन कंसेंट और नॉट। अच्छा, इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर, इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर कंसेंट कंपनी अंजलि से भी लेगी। कि आपको पता तो है ना कि आपने जो शेयर्स लिए हैं वो पार्टली पेड है। ऐसा ना हो कि आपने पूजा को पूरे रुपए दे दिए और आपको पता चले बाद में कि अभी कंपनी को और रुपए देना बाकी है। तो कंसेंट फ्रॉम अंजलि शैल ऑल्सो बी टेकन इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, राइट। तो ये सारा प्रोसीजर ट्रांसफर में ऑडिटर ध्यान रखेगा और चेक करेगा ये सब फॉर्मेलिटीज अच्छे से पूरी हुई है या नहीं हुई है। एक एक चीज़ और एक एक वर्ड तुम्हारे बुक में नोट्स में लिखी हुई है, साथ साथ में रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। आजकल तो सारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में है, डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। वी डो नॉट हैव एनी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। सो डीमैट अकाउंट में ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि डिपॉजिटरीज अपना काम प्रॉपर्ली कर रही है या नहीं कर रही है। और आजकल एक क्लिक से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये जो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का प्रोसीजर है थोड़ा सा पुराना है, आउटडेटेड है, लेकिन क्योंकि अभी तक कंपनी लॉ में से डिलीट नहीं हुआ है तो ये प्रोसीजर हमें अभी तक पढ़ना है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन? देखो, ट्रांसफर था वॉलंटरी, लेकिन अगर मेरे शेयर्स किसी को ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिकली शेयर्स ट्रांसफर हो गए। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने विल में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी बी के नाम है, और फाइनली एक दिन आ गया जब ए ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली ए की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई? बी के नाम, राइट। ए के सारे शेयर्स हो गए बी के नाम क्योंकि उसने विल में लिखा था। तो क्या बी को कोई कंसिडरेशन देना पड़ेगा इसके बदले में? It does not involve any kind of consideration. By operation of law, automatically, जिससे ए मरा या इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल असाइनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। अब लेकिन कंपनी को तो नहीं पता ऐसा कुछ। कंपनी के पास जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें अभी तक ए का ही नाम है कि ए के पास कंपनी के 10 शेयर्स हैं। तो बी कंपनी को अप्लाई करेगा, बट अब कोई ट्रांसफर डीड नहीं है क्योंकि ट्रांसफर डीड तो सब साइन और सर्टिफाई करेंगे, लेकिन अब ए का साइन तो हो नहीं सकता। बी क्या करेगा? बी कंपनी को फाइल करेगा ए का डेथ सर्टिफिकेट, ए की विल की कॉपी, वसीयत की कॉपी और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट। ये डेथ सर्टिफिकेट है, इन्होंने लिखा था मरने के बाद शेयर्स बी के नाम, और अब मैं आपको ये डेथ सर्टिफिकेट भी दे रही हूँ, विल की कॉपी भी दे रही हूँ और ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट भी दे रही हूँ। इस ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट पर ए का नाम लिखा है, आप उसे कट कर कर पी का लिख दो और एक नया शेयर सर्टिफिकेट मुझे इशू कर दो। विद इन 1 मंथ हो जाना चाहिए। तो ऑडिटर ध्यान रखिएगा ये सब कॉपीज प्रॉपर्ली आई है या नहीं आई है, प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं हुआ, कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट होगा वो ध्यान रखेगा। देखो ट्रांसफर ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है, ये वॉलंटरी है, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है। इधर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, इधर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। इधर ट्रांसफर डीड चाहिए, इधर ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है, राइट। इधर कंपनी कंसेंट लेती है, यहाँ पे किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांसफर ट्रांसमिशन के प्रोविजंस हैं जो ऑडिटर अच्छे से चेक करेगा। दिस इज ऑल विथ योर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। एंड नाउ द पेंडिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर which is the most important one, audit of dividend of the company। कंपनी ने जो भी डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, क्या प्रोसीजर ध्यान में रखते हुए कितना अमाउंट रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, किस तरीके से डिविडेंड दिया, ये सब चीज़ें ऑडिटर बहुत अच्छे से कंसिडर करता है, ऑडिट करता है। तो वी विल स्टार्ट विथ ऑडिट ऑफ डिविडेंड, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट ऑफ डिविडेंड मैं सोच रही थी कि जितने 2-3 टॉपिक्स हमने अभी बोर्ड पे पढ़े हैं उसको एक शॉर्ट ग्लिम्स देते हैं बुक से। तो टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 59, जिसमें हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की ऑडिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 59 पर ऑल्टरेशन एंड कैपिटल क्लॉज है। ऑल्टरेशन और रिडक्शन में एक एक वर्ड बुक से पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते रहना। लेट्स स्टार्ट। ऑल्टरेशन बता चुकी हूँ, मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज। एप्लीकेबिलिटी
सेक्शन 61 अप्लाइज टू ऑल लिमिटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली जिनके पास शेयर कैपिटल है ही नहीं वो कैसे ऑल्टर करेंगे शेयर कैपिटल को। तो सबसे पहली कंडीशन ये है ऑल्टरेशन के लिए कि शेयर कैपिटल होना जरूरी है, तो उसको बढ़ाओगे या घटाओगे। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होता। नेचर ऑफ ऑल्टरेशन, पॉइंट नंबर 1 इंक्रीज करना, पॉइंट नंबर 2 कंसोलिडेशन करना, पॉइंट नंबर 3 कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक, पॉइंट नंबर 4 सब डिविजन ऑफ शेयर्स। ये सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ मैम। आपने इंक्रीज अलग पढ़ाया था, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, स्टॉक अलग पढ़ाया था। यहाँ पर साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि सभी के लिए कौन सा सिंगल रेजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एंड ई पॉइंट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन, ऐसे शेयर्स जो अभी तक किसी ने नहीं लिए, लिखा है रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 1 ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड, अंडरलाइन करो, आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। पॉइंट नंबर बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। पॉइंट नंबर सी आरओसी को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हमने कंपनी के कैपिटल को ऑल्टर करा है। इसमें ना तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना है, ना कंपनी लॉ बोर्ड, ना कंपनी एनसीएलटी, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट आरओसी। कैंसलेशन वर्सेस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बहुत डिफरेंस है। कैंसलेशन का नया नाम अभी पढ़ाया था डिम्यूनिशन। रिडक्शन इशूड शेयर कैपिटल का होता है और कैंसलेशन या डिम्यूनिशन अनइशूड शेयर कैपिटल का होता है। वो शेयर्स जो हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं उनको कम करना, इट्स रिडक्शन। वो शेयर्स जो हमने इशू करे ही नहीं है, ना हम इशू करने वाले हैं, इट्स कैंसलेशन। राइट, लिखा है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ऑल्सो टर्म्ड एज डिम्यूनिशन शैल नॉट बी रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन वर्सेस डिम्यूनिशन, क्या ऑल्टरेशन और डिम्यूनिशन अलग अलग है? ऑफ कोर्स। ऑल्टरेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं इंक्लूडिंग डिम्यूनिशन। डिम्यूनिशन एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मेयरली हम इनिशियल कैपिटल को कम कर रहे हैं, दैट्स इट। ऑल्टरेशन में इंक्रीज भी आ जाता है, डिक्रीज भी आ जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड पुट अ स्टार ऑन इट, ऑडिट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो रिडक्शन करने के लिए कहाँ लिखा होना जरूरी है? आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। थर्ड पॉइंट अप्रूवल ऑफ कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ा चुकी हूँ। अप्रूवल ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कोर्ट शैल सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर। कोर्ट हाँ करने से पहले ध्यान रखेगा कंपनी के क्रेडिटर्स को कोई हानि तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। कंपनी के जो डेटर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के लोन गिवर्स, कंपनी के लोन टेकर्स, सब हित में है या नहीं, कंपनी नुकसान तो नहीं दे रही है, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही कोर्ट अप्रूव करेगा। क्रेडिटर से पूछेंगे आप सहमत तो हो, अगर आप नहीं हो तो उनको सहमति दिलाने का प्रयास करेंगे, उनके लायबिलिटीज को सेटल ऑफ करेंगे। पावर ऑफ कोर्ट टू अप्रूव रिडक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, डिस्क्रिशनरी। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशनरी? इच्छा अनुसार। मेरी कंपनी भी रिडक्शन के लिए गई और सपोज अर्चित की कंपनी भी रिडक्शन के लिए गई, मेरी कंपनी को कोर्ट ने हाँ कर दिया और एग्जैक्ट सेम टू सेम अर्चित की कंपनी है, सेम पेड अप कैपिटल, सेम शेयर कैपिटल, सेम लॉसेस, सब कुछ सेम, लेकिन अर्चित को मना कर दिया। पॉसिबल है, कोर्ट ने मुझे हाँ करा, अर्चित को मना करा, इट इज पॉसिबल। कोर्ट के पास ये पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसको हाँ करना है किसको नहीं। स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया, कोर्ट का अप्रूवल ले लिया, अब रजिस्ट्रेशन। द कंपनी शैल डिलीवर टू आरओसी क्या क्या? एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट एंड नेक्स्ट कोर्ट मिनट ऑर्डर, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसके मिनट्स, और एक कोर्ट ने हाँ किया उसका अप्रूवल लेटर। फिर क्या? रजिस्ट्रार को कुछ नहीं करना है, ना हाँ या ना, चेक करना है सब प्रॉपर्ली रिसीव हुआ या नहीं, और रजिस्ट्रेशन करना है। द रजिस्ट्रार शैल, में नहीं लिखा है, शैल रजिस्टर द ऑर्डर एंड मिनट प्रोड्यूस बिफोर हिम एंड ही शैल इशू, अंडरलाइन करो, अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन which is a conclusive evidence that all the requirements with respect to reduction of share capital has been complied with. Star mark again. Effective date of reduction. Date of reduction सिर्फ कब होगी? जिस दिन एसआर पास हुआ है? नहीं। जिस दिन कोर्ट ने हाँ किया है? नहीं। जिस दिन ये दोनों लेटर्स आरओसी ने रजिस्टर किए हैं उसी दिन रिडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, और शुरू होने के बाद हमें अपने नाम के आगे क्या लगाना है? एंड रिड्यूस्ड। दिस इज योर ऑल्टरेशन एंड रिडक्शन। नाउ इट्स फोर फीचर। फोर फीचर के लिए कहाँ लिखा होना जरूरी है? आर्टिकल्स में।
एंड आर्टिकल्स में ना सिर्फ लिखा होना जरूरी है फोरफीचर करेंगे, बल्कि क्यों करेंगे ये भी लिखा होना जरूरी है। ग्राउंड्स ऑफ फोरफीचर, नॉन पेमेंट, एनिमी, क्रिमिनल, जो भी आपको लिखना है बोनाफाइड इंटेंशन से। सो ये सारी चीजें हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स, दे शुड बी ग्राउंड्स फॉर फोरफीचर। कॉल मेड, ऑडिटर चेक करेगा फोरफीट करने से पहले सच्ची में कॉल करा या नहीं करा कि आपका पैसा ड्यू है। ऐसा नहीं कि मुझे कॉल की कम्युनिकेशन ही नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी अपने आप बता देगी पर मेरे पास सीधा लेटर ऑफ फोरफीचर आया, ऐसा गलत हो जाएगा। कंपनी को एडिक्वेट नोटिस ऑफ फोरफीचर देने पड़ेंगे एंड रेजोल्यूशन पास कर ही आप फोरफीचर कर सकते हो। और कौन सा रेजोल्यूशन है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, बोनाफाइड तरीके से आप फोरफीट करोगे। ऑफ कोर्स फोरफीटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, ऑप्शंस ऑन शेयर कैपिटल। व्हाट इज ऑप्शंस ऑन शेयर कैपिटल? इट्स वेरी लाइट टॉपिक, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ऑप्शन, जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं कि आप या तो कैश ले लो या आप हमारे शेयर्स ले लो, हम ऑप्शन दे रहे हैं। हम किसको क्यों ऑप्शन देंगे? जब किसी के पास राइट हो। राइट, अगर आपने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया तो मेरे पास ऑप्शन है मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अगर आपने बुलाया ही नहीं तो कभी जाने का सवाल ही नहीं उठता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर किसी ने कोई राइट लिया है कंपनी का, उसके बदले में ही हैज ऑप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे और आप सबने प्रेफरेंस शेयर्स लिए और कंपनी ने कहा 10 साल बाद 10 years later when you will come you will either get cash or you can claim equity shares also. So that time you have an option either to hold cash or you can get equity shares. आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, या तो ये या ये ऑप्शन कंपनी कई जगह देती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, प्रमोटर की रेम्यूनरेशन में भी हम इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। कभी कभी लोन रीपेमेंट में भी हम इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, आप हमारे शेयर्स ले सकते हो। वी आर गिविंग एन ऑप्शन। सो व्हेन यू आर गिविंग ऑप्शन, जब आपने ये ऑप्शन दिया तब आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप पूछोगे कि हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें जिनको 10 साल बाद या तो कैश देना पड़ सकता है या इक्विटी शेयर देने पड़ सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स है उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि अभी कंपनी के ओनर्स मेंबर्स वही हैं। किस तरीके से पूछोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। दिस इज ऑलरेडी ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल, पढ़ के देख लो। एंड ऑप्शन ऑन शेयर्स अराइजेस। ऑप्शन कब अराइज होता है? ऑप्शन कब होता है इंसान के पास? जब उसके पास राइट हो, या तो ये या ये। व्हेन अ पर्सन हैज एक्वायर्ड राइट अंडर अग्रीमेंट विद द कंपनी इफ ही सो चूजेस, अगर वो चाहे तो कैश या शेयर्स ले सकता है। कब? एग्जाम्पल प्रमोटर अग्रीमेंट, कोई कोलैबोरेशन, मर्जर, अमेलगमेशन के अंदर परचेज कंसिडरेशन में हम कैश भी दे सकते हैं, कंपनी के शेयर्स भी दे सकते हैं। लोन अग्रीमेंट्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, ईसॉप्स, इन सब में। लास्ट पॉइंट, अलॉटमेंट सिर्फ कब कर सकते हैं? जब आपने कौन सा रेजोल्यूशन पास करा हो, एसआर पास करा हो। ओके गाइस, एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2015 को हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे 1:1 के रेशियो में। जिसके पास एक प्रेफरेंस शेयर है उसको एक इक्विटी शेयर मिल जाएगा। कब? 10 years later। 10 years later मतलब 31 मार्च 2025, राइट। 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को मना कर दिया कि आप कोई शेयर्स इशू नहीं कर सकते, कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर सकते। कितने सालों तक? सपोज फॉर नेक्स्ट 10 years, मतलब 2030 तक आप कोई शेयर इशू नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे ही 31 मार्च 2025 आई, प्रेफरेंस शेयर्स दौड़ते दौड़ते आ गए। हमको कैश नहीं चाहिए, हमको तो इक्विटी शेयर्स चाहिए, हमको इक्विटी शेयर्स दो। तो क्या कंपनी 2025 में ये इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है? जबकि 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि 10 साल तक आप कोई शेयर्स इशू नहीं करोगे। तो आंसर इज यस, कर सकती है। ऑर्डर आया 20 में,
लेकिन ये प्रॉमिस हम कब कर चुके हैं? ऑर्डर आने से पहले। ऑर्डर आने के बाद हम कुछ नया नहीं करेंगे, लेकिन ऑर्डर आने से पहले अगर हमने कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं तो यस वी हैव टू 2015 में 2015 का जो प्रॉमिस है उसकी भरपाई के लिए 2025 में हमको नया शेयर इश्यू करना ही पड़ेगा। तो यस, इन दिस केस द शेयर्स हैव टू बी इशूड प्रोवाइडेड। जब ये अग्रीमेंट हमने बनाया था तब हमने कौन सा रेजोल्यूशन पास किया था? एसआर, कि हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं जिनके लिए हम इक्विटी शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। नथिंग, लास्ट पैराग्राफ ऑप्शन का, नथिंग इन सेक्शन 62 शैल रिस्ट्रिक्ट द ऑर्डर। ऐसी कोई बात कंपनी पे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकती टू अलॉट शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ लोन और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। मतलब अगर कंपनी ने पहले से ही प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट कर दिया था कि हम बाद में आपको इक्विटी शेयर्स देंगे, तो बीच में कुछ भी हुआ हो, कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कंपनी को ये शेयर्स इशू करने में, प्रोवाइडेड जब ये प्रॉमिस किया था तब कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है? एसआर। सो दिस इज ऑल विथ ऑप्शन ऑन शेयर कैपिटल। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, अपने लॉ में भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। सो आई एम कीपिंग दिस एज योर सेल्फ वर्क। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का आप खुद बुक से रीड कर सकते हो, पूरा एक एक वर्ड टैब्यूलर तरीके से प्रॉपरली प्रेजेंटेड है जो भी मैंने बोला है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड नाउ आई विल स्टार्ट। ओके, ऑडिट ऑफ बोनस शेयर्स वी हैव डन। आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए बोनस के लिए रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, आगे क्या लिखा है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी। और एक बार ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया अब बोनस देना पड़ेगा। सोर्सेज, यस, बोनस शेयर्स इशू कहाँ से करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में भी लिखा है। और एक और ऐसा रिजर्व है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ही है बोनस के लिए यूटिलाइज करना, सीआरआर। सबसे पहले अगर सीआरआर है तो सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, फिर फ्री रिजर्व्स। अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अगर नहीं है तो प्रीमियम अकाउंट यूज करेंगे, ना सीआरआर है ना प्रीमियम अकाउंट है तो हम फ्री रिजर्व्स यूज करेंगे। देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन डेट्स, नो डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज, शुड बी कंप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोनस शेयर सिर्फ किसको इशू होते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। शुड बी फुली पेड, बोनस शेयर्स फुली पेड होंगे, और जो जिनके ऊपर बोनस शेयर्स दिया है वो भी फुली पेड होंगे। बोनस कॉल अलग है, बोनस शेयर्स अलग है, और बोनस शेयर्स का डिविडेंड से कोई लेन देन नहीं है। अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे हैं तो डिविडेंड देना है या नहीं देना है वो कोई रिलेटेड मैटर नहीं है। बोनस शेयर और बोनस कॉल इज नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बदले में नहीं है। डिविडेंड की अपनी अलग प्रायोरिटी है, बोनस शेयर्स बोनस कॉल की अपनी अलग प्रायोरिटी है। दिस इज ऑल विथ योर बोनस शेयर्स। नाउ ऑडिट ऑफ डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? डिविडेंड इज नथिंग बट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जिसके ऊपर किसका हक है? शेयर होल्डर्स का। वैसे तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का ही है, लेकिन हम पूरा प्रॉफिट हर साल डिविडेंड के तौर पे नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे फॉर ग्रोथ एंड कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम शेयर करेंगे एज डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ डिविडेंड, जैसा आप एफएम में पढ़ते हो। कंपनी की ग्रो करने के लिए भी कंपनी के प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है। अब डिविडेंड इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच आर गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ऑन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट? डिविडेंड इज ऑफ टू टाइप्स। अगर आप कभी साल के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि चलो डिविडेंड देते हैं तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, और एक साल के एंड में पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल डिविडेंड देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ, लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर डिविडेंड को रेकमेंड किया, पर ये डिविडेंड फाइनल नहीं हुआ है। मेंबर्स के सामने एजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम इस डिविडेंड को क्या करवाएंगे? डिक्लेयर कराएंगे। Recommended dividend is nothing but a part of reserves and surplus.
जिसे हम प्रपोज्ड डिविडेंड भी बोल सकते हैं कि हम सोच रहे हैं हम इतना डिविडेंड देंगे, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। डिक्लेयर्ड डिविडेंड, एक बार रेकमेंडेड डिविडेंड मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो ये बन गया डिक्लेयर्ड डिविडेंड एंड दिस बिकम्स द करंट लायबिलिटी। मतलब अब कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, लॉसेस हो चाहे कुछ भी हो, अब एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपको पे करना ही पड़ेगा। दिस इज करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, यू हैव टू पे इट। दिस इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज करंट लायबिलिटी। इंटरिम डिविडेंड में मेंबर से हम पूछते नहीं हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन से ही रेकमेंड करते हैं एंड बोर्ड रेजोल्यूशन से ही डिक्लेयर कर देते हैं, और एक बार डिक्लेयर करने के बाद जैसा बोल चुकी हूँ यू विल हैव टू पे इट। ओके, मैं बता चुकी हूँ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में जाता है और बचा हुआ हिस्सा डिविडेंड में जाता है। तो डिविडेंड हम कहाँ से देते हैं? डिविडेंड शैल बी पेड आउट ऑफ, जिस साल का डिविडेंड है कोशिश करो उसी साल के प्रॉफिट में से निकालो, तो आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स है तो हम करंट ईयर प्रॉफिट्स में से ही डिविडेंड देंगे। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोल सकते हैं। अच्छा, करंट ईयर प्रॉफिट इज पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस अक्यूमुलेटेड। अगर करंट ईयर में आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम पिछले इकट्ठे प्रॉफिट्स को भी यूज कर सकते हैं, और कभी कभी बोनाफाइड इंटेंशन से सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, तो उस सब्सिडी को भी हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड को रीपे करने में। अगर हम करंट ईयर में से प्रॉफिट्स, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सारा की सारा पैसा डिविडेंड में वेस्ट मत करिएगा, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और इसलिए कंपनी फॉलो करती है ट्रांसफर टू रिजर्व रूल्स। मतलब अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 लाख है तो पहले मैंडेटरी कुछ रिजर्व में ट्रांसफर होगा, जो परसेंटेज कंपनी थिंक फिट, एज कंपनी में थिंक फिट। सपोज कंपनी को लगता है 50%, तो पहले 50,000 रिजर्व्स में जाएंगे। नाउ दिस 50,000 इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, इसमें से आप प्रेफरेंस इक्विटी को डिविडेंड दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी के पास इस साल प्रॉफिट नहीं हुए और कंपनी अपने पुराने बचाए हुए प्रॉफिट्स, पास्ट पीरियड प्रॉफिट्स को यूज कर रही है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूज कर रही है, तो आप मर्जी है जितना पैसा नहीं डिविडेंड पे दे सकते हो। इस पर रूल लगता है ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व रूल्स। इधर तो ट्रांसफर टू, आपको रिजर्व में डालना पड़ेगा डिविडेंड से पहले। यहाँ पे आप रिजर्व से ले रहे हो पैसा, तो आप कितना पैसा रिजर्व से लोगे उस पर रिस्ट्रिक्शन है, मर्जी है जितना पैसा नहीं ले सकते। तो यू हैव टू फॉलो बोथ द रूल्स बिफोर ग्रांटिंग द डिविडेंड। डिविडेंड शैल ऑलवेज बी पेड इन कैश या चेक या डिमांड ड्राफ्ट, नेवर इन काइंड। कभी भी काइंड में पे नहीं करोगे कि डिविडेंड के तौर पे तू ये टेबल ले जा, तू चेयर ले जा, तू शेयर ले जा, नेवर, नेवर इन काइंड, ऑलवेज इन कैश और चेक। ऑफ कोर्स पहले डिविडेंड पे करते हैं या पहले प्रॉफिट में पहले क्या एडजस्ट करते हैं, डिविडेंड या डेप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स हमेशा पहले प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर आता है नेट प्रॉफिट, उसको हम डिविडेंड के लिए यूज करते हैं। Although depreciation is non-cash, but it is a charge against profit. Dividend is a cash item, but it's an appropriation. Depreciation एक non-cash है, cash कम नहीं हो रहा, लेकिन इसको charge करना mandatory है. So charged against profits. And dividend, although it's a cash item, but it's just a appropriation out of profit. ये एक appropriation है आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो तो देना है, नहीं तो नहीं दो, कोई जरूरी नहीं है। एंड द लास्ट पार्ट
ऑफ दिस डिविडेंड इज, कितने टाइम में डिविडेंड देना है। तो प्लीज़ बहुत कंसंट्रेशन से सुनना, क्योंकि एक लाइन भी मिस हो गई तो शायद गड़बड़ हो सकता है। जस्ट 2-3 मिनट्स, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से सुनना। ये तो पढ़ा चुकी है, डिविडेंड शैल बी पेड आउट ऑफ इधर करंट ईयर में प्रॉफिट है तो करंट ईयर के प्रॉफिट से, या पिछले प्रॉफिट से, या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी। करंट ईयर के प्रॉफिट अगर आप यूज कर रहे हो तो ट्रांसफर पहले रिजर्व में करो, फिर बचा हुआ पैसा डिविडेंड के तौर पे दो। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हो तो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व रूल्स। डिविडेंड शैल बी पेड ओनली इन कैश। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड मीटिंग में, ये फ्लो चार्ट आपको कॉपी भी करना पड़ेगा, तो प्लीज अपने नोटबुक्स रेडी करना रखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर डिविडेंड को क्या किया, रेकमेंड किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके मेंबर्स ने इस डिविडेंड को डिक्लेयर करा। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसके 30 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी शैल पे द डिविडेंड। लेकिन उससे पहले एक और क्राइटेरिया है, रादर मैं ऐसे लिखती हूँ, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करा है पहले उसके 5 डेज के अंदर अंदर सच डिविडेंड अमाउंट shall be transferred to a separate bank account which is called as escrow account, जो काफी कंपनियां करती है, सब तो नहीं करती बट काफी करती है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, 5 दिन के अंदर अंदर जितना हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा है, सपोज 1 लाख रुपया, तो हमें एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराना है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम आएगा, डिविडेंड देने के लिए। 5 दिनों में, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 5 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद लिखा है जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसी दिन के 30 डेज के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर एस्क्रो अकाउंट, और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी शैल पे द डिविडेंड। जिसको भी डिविडेंड मिलना चाहिए उसको कंपनी डिविडेंड पे कर देगी। अगर 30 डेज में कंपनी पे नहीं कर पाई तो पता है 18% इंटरेस्ट के साथ कंपनी को पे करना पड़ता है। कंपनी देने को तैयार है और आप लेने नहीं आए तो बात अलग है, बट कंपनी ने खुद ने पे नहीं करा तो 30 डेज के बाद पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम के हिसाब से कंपनी को पे करना पड़ेगा। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल प्रणव नाम का एक शेयर होल्डर है जो बिल्कुल भी 30 दिन में ना तो कंपनी के पास आया, कंपनी ने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, बैंक आईडी से, लेकिन उसको कहीं पर भी कंपनी को प्रणव नहीं दिखा। तो 30 दिन वेट करने के बाद जिस दिन 30 डेज कंप्लीट हुए हैं उसके 7 डेज के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज कंपनी शैल ट्रांसफर सच अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जो प्रणव लेने नहीं आया या प्रणव जैसे और शेयर होल्डर्स लेने नहीं आए, अमाउंट टू विच फंड, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, और कंपनी इस पैसे को 7 इयर्स तक प्रोटेक्ट करेगी और इसके इंटरेस्ट को भी 7 इयर्स तक हम प्रणव का वेट करेंगे कि वो आए और अपना पैसा उसके ऊपर डिविडेंड लेकर चला जाए। लेकिन 7 इयर्स तक भी प्रणव जी गुमशुदा है, पैसा लेने नहीं आए, तो ऐसा नहीं जिस दिन 7 इयर्स कंप्लीट हुए कंपनी ने खुद ने वापस वो पैसा ले लिया। हम दूसरों के पैसों पे रिच नहीं हो सकते। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट गेट रिच ऑन अदर्स कॉस्ट। तो 7 साल में जो प्रणव लेने नहीं आया वो कंपनी का भी नहीं हो सकता। तो लॉ में लिखा है कि जिस दिन ये 7 इयर्स कंप्लीट हुए हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, सच अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन इट शैल बी ट्रांसफर्ड टू सच अमाउंट
शैल बी ट्रांसफर्ड टू, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है जिसे बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एक बार पैसा ट्रांसफर हो गया तो यूजुअली इस फंड से पैसा वापस बाहर नहीं निकलता है, बट गुड इंटेंशन हो तो हम वापस अपने रिक्वेस्ट डालकर पैसे को रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, डिविडेंड रिकमेंड किया, फिर डिक्लेयर किया, 5 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट, 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम हमारी गलती से पे नहीं कर पाए तो 18% ब्याज के साथ पे करना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन लेने नहीं आया तो उसका पैसा प्रोटेक्ट करेंगे अनपेड अनक्लेम्ड अकाउंट में ट्रांसफर करके, 7 साल उसका वेट करेंगे। 7 ईयर्स में भी नहीं आया तो अगले 30 डेज के अंदर वी विल ट्रांसफर सच अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड with proper duly requirement. This is all with your dividend. अगर ट्रांसफर ट्रांसमिशन का प्रोसीजर चल रहा है और कंपनी कंफ्यूज्ड है कि डिविडेंड ट्रांसफरर को देना है या ट्रांसफरी को देना है, तो जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कंपनी इस पैसे को होल्ड करके रख सकती है, रोक के रख सकती है, जिसे बोलते हैं इन अबेयंस, ABEYANCE, इन अबेयंस। ताकि जब, और कंपनी बोल सकती है कि जब ये प्रोसीजर पूरा होगा तब हम ट्रांसफरर को नहीं, ट्रांसफरी जिसके पास शेयर्स हैं उसको दे देंगे, पर ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोई कंफ्यूजन ना हो तो कंपनी इस पैसे को होल्ड करके रख सकती है। दिस इज ऑल विथ योर डिविडेंड एंड दिस इज ऑल विथ योर सेकंड चैप्टर। सून वी विल बी स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर, लेकिन ये वीडियो पूरा अच्छे से इन आउट देख लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी छोटा सी बड़ा डाउट आता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी, बट प्लीज़ कंप्लीट दिस टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। ओके, टेक केयर, बाय।